हीरा, प्यार का, वादे का प्रतीक, चमक। लेकिन सिएरा लियोन के लिए यही पत्थर कभी खून और आंसुओं का मतलब रखता था। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ब्लड डायमंड्स की असलियत क्या है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सिएरा लियोन में हीरो की पहली खोज से शुरू होती है। फिर गृह युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही, खूनी भूमिका कह सकते हैं। हाँ, खूनी भूमिका। और आज वहां के खनिकों के क्या हालात हैं, दुनिया ने क्या किया, ये सब देखेंगे। जी। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे कुदरत का ये इतना कीमती तोहफा एक देश के लिए एक तरह का अभिशाप बन गया, और क्या अब कुछ सुधर रहा है। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक संसाधन जो खुशहाली ला सकता था वो इतनी ज्यादा तकलीफ और संघर्ष की वजह बन गया। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जी। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 1930 में कोनो जिला है ना? हाँ, 1930 कोनो जिले में जब पहली बार वो हीरे मिले जी, तो ऐसा लगा जैसे बस जमीन से दौलत निकल पड़ी है। हाँ, खजाना मिल गया। खजाना। लेकिन बात ये थी कि शुरुआत से ही इसमें वो तस्करी और भ्रष्टाचार वो सब घुल गया। अच्छा। फिर सरकार की कंपनी आई, एनडीएमसी और डीबीयर्स जैसी बड़ी कंपनियां भी आई, पर वो जो अवैध खनन था ना, वो चलता रहा। वो हमेशा एक बड़ी चुनौती बना रहा। मतलब सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से हो नहीं पाया। तो एक तरह का बंटवारा हो गया, लाइसेंस वाले और बिना लाइसेंस वाले। बिल्कुल। और स्थिति संभालना मुश्किल होता गया। किसी इतिहासकार ने लिखा भी है कि सिएरा लियोन में हीरा खोजना तो आसान था, मगर उसे संभालना कभी नहीं आया। हाँ, ये बात बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और शायद यहीं से वो गृह युद्ध वाली जमीन तैयार हुई। वो दौर तो और भी भयानक था, सुना है? ओ, बहुत भयानक। 1991 से 2002 तक 11 साल वो सिएरा लियोन के इतिहास का शायद सबसे काला दौर है। RUF का नाम आता है इसमें, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। हाँ, रफ। इन विद्रोही गुटों ने हीरा खदानों पर कब्जा कर लिया और फिर उन्हीं हीरो का इस्तेमाल किया अपनी बर्बरता को फंड करने के लिए। किस तरह की बर्बरता? मतलब हम सुनते हैं ब्लड डायमंड्स, पर असल में हुआ क्या था? असल में ये हुआ कि इन हीरो के बदले हथियार खरीदे गए, लाइबेरिया जैसे पड़ोसी देशों से। अच्छा। बच्चों को जबरन फौजी बनाया गया, आम लोगों के हाथ पैर काट दिए गए, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। हे भगवान। हाँ, 50,000 से ज्यादा मौतें हुई ऐसा अनुमान है। और उसके अलावा बलात्कार, लोगों का विस्थापन, ये सब कुछ उन हीरो की चमक के पीछे चल रहा था। ये सोचना भी मुश्किल है। किसी ने बताया था, एक सर्वाइवर ने, कि उन्होंने मेरे भाई के हाथ काट दिए मेरे सामने। हीरे मांगे। हाँ, ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। और उस वक्त दुनिया, क्या ये हीरे तब भी बिक रहे थे बाजारों में? किसी को पता नहीं था? पता तो चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन हाँ, बिक रहे थे। यही तो त्रासदी थी। ये खून के हीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे थे बिना किसी रोक टोक के। काफी हद तक, जब तक कि वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा। तब जाकर वो किम्बर्ली प्रोसेस की बात शुरू हुई। हाँ, किम्बर्ली प्रोसेस 2003 में आया था ये। जी, 2003। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, KPCS। इसका मकसद यही था कि भाई जो संघर्ष वाले हीरे हैं उनको वैध बाजार से बाहर किया जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो अच्छा है, पर असलियत में इसमें कई कमियां हैं। इसको लागू करने में ढिलाई है और कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे ये हीरे फिर भी सिस्टम में आ जाते हैं। मतलब ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ? कितना प्रतिशत अब भी बाहर है? एक अनुमान है कि करीब 15% हीरे अब भी इस जांच के दायरे से बाहर हैं, पर इसमें भी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष हीरे की परिभाषा ही बहुत सीमित है और कई बार सिएरा लियोन जैसे देशों की हीरे, जहां मानवाधिकारों की समस्याएं हैं खनन में, वो भी संघर्ष मुक्त का लेबल पा जाते हैं। ओह, तो मतलब जैसा किसी UN अधिकारी ने कहा था, ये एक शुरुआत थी, मगर हमें और ज्यादा करना होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये नाकाफी साबित हुआ है। तो फिर आज क्या हो रहा है? गृह युद्ध खत्म हुए 20 साल हो गए, खनिकों की जिंदगी में कुछ बदला? देखिए, शांति तो आई है, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो खनिक हैं, खासकर वो जो हाथ से खदाई करते हैं, आर्टिसनल माइनर्स। हाँ, आर्टिसनल माइनर्स, उनके लिए चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। सुरक्षा के साधन नहीं है, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और मेहनत बहुत ज्यादा। महिलाएं, बच्चे सब घंटों लगे रहते हैं। कभी कभी पूरे दिन में कुछ हाथ नहीं लगता। और बड़ी कंपनियां जो हैं,
वो अक्सर स्थानीय लोगों के हितों को नजरअंदाज कर देती हैं। तो पैसा कहाँ जाता है, रॉयल्टी वगैरह? सरकार को रॉयल्टी मिलती है, पर वो शायद ही उन गांवों तक पहुंचती हैं जहां असल में खनन हो रहा है। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। कोई उम्मीद की किरण है भी या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब निराशाजनक है। बदलाव हो रहा है, भले ही धीमा हो। कई एनजीओज काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो? वो खनिकों को सुरक्षित तरीकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। कोनो जैसे इलाकों में महिलाओं ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, कोऑपरेटिव्स। वाह। हाँ, ताकि उन्हें अपने हीरों का सही दाम मिल सके। कुछ पहले हैं जैसे डायमंड एड, फेयर माइंड, जो नैतिक खनन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। शिक्षा पर भी जोर है। पर क्या ये छोटे प्रयास उस बड़ी तस्वीर को बदल पाएंगे, जहां इतनी बड़ी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार शामिल हैं? ये मुश्किल सवाल है। शायद ये फौरी तौर पर पूरी तस्वीर ना बदले, लेकिन ये लोगों को ताकत दे रहे हैं। जैसे एक महिला खनिक ने कहा था, पहले हम डरते थे, अब हम अपने हीरो का दाम जानते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। डर से दाम जानने तक का सफर। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास देता है, अपनी आवाज देता है। ये जरूरी है। तो सिएरा लियोन के हीरों की ये कहानी चमक से शुरू हुई, फिर गहरे अंधेरे में गई, और अब कहीं जाके थोड़ी उम्मीद दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाती है कि जो चीजें बाजार में चमकती हैं ना, उनके पीछे अक्सर बहुत जटिल और कभी-कभी बहुत दर्दनाक कहानियां होती हैं। सही कहा। ये सिर्फ सिएरा लियोन की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैश्विक व्यापार की, हमारी अपनी खपत की, हमारी जिम्मेदारी की कहानी भी है। और शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब कोई हीरे की चमक देखे तो एक पल रुके, सोचे कि इसकी असली कीमत क्या है और वो कीमत किसने चुकाई है। हाँ, ये सवाल पूछना जरूरी है। सिएरा लियोन का अनुभव सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक आईना है।